Welcome after a long time to Friday Focus with Annie Zaman, Gul Alai Ismail and myself, Gul Bukhari. हम काफ़ी दिनों के बाद जमा हो सके हैं. सारों की जो है ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसको जारी तो रखेंगे. कभी कभार अगर इस तरह से गैप आ जाए तो माजरत. काफ़ी कुछ हुआ है पिछले 1-2 हफ्तों में, तो हम उसका राउंड अप लेना चाहेंगे, अपनी कमेंट्री देना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे. काफ़ी सारे ये जो इवेंट्स हैं ये तो आपने सारे आपके सामने हैं. पहले एक एफिडेविट सामने आया जज जस्टिस राना शमीम का, फिर उसके बाद साकिब निसार साहब के लीक्स आ गए. उनकी मुबैना आवाज़ की जो ऑडियो लीक हुई है उसके ऊपर नूरानी साहब का मौक़िफ़ आप लोग सुन चुके हैं. हम इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इसके अलावा वो 33 बिल भी पास हुए एक दिन के अंदर 17 नवंबर में, वो भी है. और आप देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो इसके अंदर कूदी हुई है. हालांकि इसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है और इसमें मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स भी आ गए हैं, जैसे ये कोई चैनल्स की वॉर हो. हालांकि अहमद नूरानी साहब हैं जो लेटेस्ट लीक लेकर आए और सुनने में आ रहा है कि ये कोई आखिरी लीक नहीं होगा. हम तो लीकिस्तान ही बन गए हैं लगता है, पहले वीडियोस्तान अब लीकिस्तान. तो हमने इसमें जो एक चीज़ डिस्कस करनी है वो ये है, और मैं दोनों अपने फ्रेंड्स के पास जाऊंगी कि क्या इसका ये सारे जो लीक्स हो रहे हैं, जो इतराफ़ात आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, जो आप और वो ना भूलें जज अरशद शरीफ की जो इतराफ़ था वीडियो में जो मरियम ने चलाया था, मरियम नवाज ने, क्या सारे का फ़ायदा मरियम नवाज को होगा? ये हम क्यों देख रहे हैं कि इसमें जैसे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है. दिस इज एसेंशियली जुडिशरी के ऊपर इल्ज़ामात हैं और जुडिशरी ही में से आवाज़ें निकल के और आके इतराफ़ात कर रही हैं. तो फिर हुकूमत क्यों बीच में कूदी हुई है, नंबर 1. और दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी भी जो है वो अजीबो-गरीब किस्म का इस पे रिएक्शन रद्द अमल दे रही है. मतलब लोग गालियां दे रहे हैं और समझ नहीं आ रही. तो क्या ये इसलिए पीपल्स पार्टी कह रही है कि मरियम को फायदा होने जा रहा है? पहले एनी आप, एनी फ्रीज हो गई है मेरा ख्याल है. गुलालई आप अच्छा, कर लें पहले शुक्रिया. अच्छा आ जा. हाँ गुलालई कर लें. अच्छा, तो मुझे ये लगता है, एनी शायद थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गई थी. देखिए हाँ, ये फ्रीज हो बात तो हमें पहले ये देखना है कि जो डिसीजंस किए गए 2018 में जो अदलिया का रवैया था उसकी वजह से नुकसान किसने उठाया. उसकी वजह से ज़ाहिरी बात है जो सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ वो मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ का हुआ, मुस्लिम लीग नून का हुआ. तो क्योंकि यही एक बयानिया था या जो हकाइक नज़र आ रहे थे कि अदलिया जो थी वो इस्तेमाल हो रही थी, प्रेशर के अंदर थी और जर्नेलों के हाथ तो भी प्रेशराइज थी और उसका नुकसान खमियाजा उनको उठाना पड़ा. तो जब आज किसी भी किस्म का सवाल अदलिया की आज़ादी के ऊपर उठता है. गुलालई आपने कहा जर्नेलों के, तो यहाँ पे मैं तो छोटा सा इंटरजेक्शन, इनको तो कर्नल कंट्रोल भी कर रहे थे, इवन मेजर और कर्नल लेवल, ये इनका आलम है जी. कैरी ऑन. तो मैं ये कि क्योंकि नुकसान जिसका हुआ था, तो आज जब भी सिर्फ मैं ये समझती हूँ कि नहीं, इस वीडियो में तो बहुत क्लियरली क्योंकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के फैसले के हवाले से बात हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल में मुल्क में जब भी अब जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो उसका फायदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मरियम नवाज शरीफ को, अगर उसको आई डोंट नो हम इसको फायदा कहें, क्योंकि हमारे मुल्क में एक रिवायत है कि नेगेटिव इंसेंटिव्स क्रिएट किए जाते हैं और जब वो नेगेटिव इंसेंटिव जरा से कम होने लगते हैं तो हम उन नेगेटिव इंसेंटिव्स की कमी को फायदा कहने लग जाते हैं. हालांकि ये फायदा भी नहीं है. अगर इसका हम कहें कि इंसाफ हो रहा होगा, अगर ये बात आगे जाती है और इसके ऊपर कोई नोटिस लिया जाता है, इसके ऊपर कोई कमीशन बैठता है, मुझे तो लगता है कि एक ब्रो कोड एक्टिवेट हो गया है जब से ये नोटिस आए हैं. तो खासकर जब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस गया है अंसार अब्बासी के खिलाफ, उनको गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस कि आपने
उस एफिडेविट के ऊपर स्टोरी क्यों की जिसमें जस्टिस शमीम ने कहा कि उनको मतलब दबाया गया था या उनको ऐसी कोई बात की गई थी। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस, और वो भी एक बहुत रिप्यूटेबल जज के आने से, मैं ये समझती हूँ कि शायद एक ब्रो कोड एक्टिवेटेड है और जुडिशरी के जो मुख्तलिफ जज होंगे वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रिपुटेशन बचाने की कोशिश करेंगे, एक साथ खड़े होंगे। अगर मैं चाहूँगी, मुझे खुशी होगी कि इसका फ़ायदा पाकिस्तान की जमहूरियत को पहुँचे, चाहे वो अपैरेंटली ऐसा दिखे कि वो नवाज शरीफ का फ़ायदा है या मरियम नवाज शरीफ का फ़ायदा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि असल में पाकिस्तान की जमहूरियत का फ़ायदा होगा। और जुडिशरी की जितनी, अगर ऐसी कोई वीडियोस किसी की एग्जिस्ट करती हैं, अगर वो अदलिया की एग्जिस्ट करती हैं, वो किसी सियासी पार्टी की एग्जिस्ट करती हैं, तो जितने हकाइक सामने आएंगे तो शायद इनके ऊपर थोड़ा सा पब्लिक प्रेशर पड़े और ये थोड़ा जो आइन के अंदर रहकर अपने फैसले करने की तरफ जाएं। आप क्या कहती हैं एनी? अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि वी ऑल टुक टाइम फॉर दिस शो। मैं आपसे किसी हद तक इत्तेफाक करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन इस लीग के ऊपर बैठना, जो स्पेशली जो नूरानी एक हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, उनकी तरफ से आई है कि इंडिपेंडेंट कमीशन बैठना बहुत इस वक्त पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान की ना सिर्फ जमहूरियत बल्कि अदलिया के लिए भी। और पूरी जो एक सिविल सोसाइटी है उसकी तरफ से भी ये तो आवाज़ आ रही है। हमने देखा है कि जो हर तरफ से लोग कह रहे हैं, अब ओपनली भी बात हो रही है, ड्राइंग रूम्स में भी ये बात हो रही है, और इस्लामाबाद में भी हो रही है, और वाशिंगटन में भी हो रही है, और लंदन में भी यही बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कमीशन इस वक्त बैठना चाहिए, जिसमें मुख्तलिफ इदारों से लोग लेने चाहिए, मुख्तलिफ हल्का फ़िक्र से लोग मिलकर बैठें और इंडिपेंडेंटली बात करें कि भाई एक जज जिसने कितना बड़ा फ़ैसला लिया, और उसके वो अकेला नहीं था इस चीज़ के अंदर, ये भी ज़हन में रखा जाए कि साकिब निसार साहब जो इज़्ज़त माब हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने अकेले ये फ़ैसला नहीं लिया, और एक पूरा एक बेंच था उसके, और उन्होंने ये चीज़ें बड़ी इस पे डिबेट फिर से वापस हम वहाँ खड़े हो गए इलेक्शन से पहले वाले उस टाइम के ऊपर, कि जब बार-बार ये बात की जा रही थी कि जो इलेक्शन है इसमें प्री रिगिंग हुई है। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट, आई कनेक्टेड विद द प्री रिगिंग, ठीक है, कि हम उस पॉइंट पे वापस आ गए हैं, और वही आवाज़ें फिर से कह रही हैं कि देखें जी, अब तो हमारे पास सबूत आ गया है। दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट कि इलेक्शंस वर नॉट ट्रांसपेरेंट एंड दे वर नॉट फेयर एंड दे वर प्री रिग्ड। हाँ, अच्छा, तो एनी मैं आपकी बात से ये अंदाज़ा लगा रही हूँ कि आप कह रही हैं कि अगर इसके ऊपर बात आगे जाती है, जो आप कह रही हैं कि बात आगे जो इंडिपेंडेंट कमीशन बैठे, तो इसका मतलब ये भी होगा कि फिर जो पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, तो या जो ताने बाने आगे निकलेंगे, तो वो सिर्फ जुडिशरी तक नहीं जाएंगे, वो ताने बाने फिर जुडिशरी से आगे भी बहुत जाएंगे। और क्योंकि जब प्री रिग इलेक्शन की प्री रिगिंग की बात होती है, तो ज़ाहिर बात है जुडिशरी तो उसका एक हिस्सा है, बाकी बहुत सारे इदारों ने और बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया और प्री इलेक्शन रिगिंग की। तो इसका मतलब है कि आप कह रही कि बात अभी आगे फिर बहुत जाएगी और बहुत सारे ताने बाने और भी निकलेंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि बात आगे जाएगी और जानी भी चाहिए। गुल की तरफ में देख रहे हैं इस वक्त कि वो क्या कहती हैं कि इससे मुझे तो मैं तो पर्सनली मुझे लगता है कि इसमें मरियम नवाज को इन्होंने क्वालिफाई किया या आगे उनके साथ जो कुछ भी हुआ, मैं तो उससे जोड़ती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि उनको इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। अच्छा, मैं द पॉइंट्स जो आप दोनों ने कहे, मैं उनके ऊपर कमेंट करना चाहती हूँ। पहली बात, आपने कहा कि सबसे बड़ा नुकसान नवाज शरीफ या उसकी पार्टी या उसकी बेटी को गुल लगी। मैं समझती हूँ कि उससे भी ज़्यादा जो सबसे वाक़तन उनसे ज़्यादा नुकसान अवाम का हुआ है। ये जो खिलवाड़ इन्होंने किया, आज ये अवाम है जो भूखी बैठी है, जिसको पैनाडोल नहीं मिल रही, जो बिजली का बिल नहीं दे सकती, जो भूखे मर रहे हैं। ये जो इन्होंने किया है, मतलब चलें विक्टिमाइज कर दिया नवाज शरीफ को, एक तार से उतारा, लेकिन जो डोंकी को बिठा के इन्होंने पाकिस्तान के अवाम के साथ किया, मतलब, और डोंकी को चला कौन रहा है, ये डिसीजंस कौन ले रहा है? ही इज़ अ कंप्लाइंट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वो सारे वही डिसीजंस ले रहा है, और जो ऊपर से उसको हुक्म मिलता है। ही इज़ अ कंप्लाइंट प्राइम मिनिस्टर लार्जली। वो जिन बातों पे लड़ाई है 2-3 पे, वो और अलहदा है, लेकिन अवाम के हवाले से उसने एक भी चीज़ के ऊपर स्टैंड नहीं लिया। अवाम को जहाँ पे आपने स्क्रू करना है, वो उसने पूरी तरह किया है। उसके दोस्तों ने जो उसके साथ बैठे हुए हैं, चीनी चोर, आटा चोर, LNG चोर, आज शौकत तरीन की, आज से मतलब कल हो गया,
शौकत तरीन ने ये जो हमाद अजहर आके और खानजादे पे करता था, शायद शाहजेब खानजादा पे हमले कि मेरे साथ मनाजरा करो, यानी उसके शो में जवाब नहीं दे पाता LNG के शॉर्टेज के ऊपर, और फिर जाके ट्वीट करता है कि किसी न्यूट्रल फोरम पे मेरे से बात करो। भाई न्यूट्रल का क्या मतलब है? वो तो सहाफी है, वो तो सवाल करेगा। और टेलीप्रॉम्प्टर से मत पढ़ो और स्क्रिप्ट मत पढ़ो। ये आलम है। और आज जो शौकत तरीन है, उन्होंने कह दिया है कि हमने वक्त पे नहीं खरीदी थी और अब हमें मार्केट में जो महंगी है वो उस तरह खरीदनी पड़ी। तो सबसे बड़ा नुकसान इस फौज ने ये हरकत करके अवाम का किया है। ये अवाम के मुजरिम है, नवाज शरीफ के बाद ये, या उससे भी पहले, ये अवाम के मुजरिम है। दूसरी बात, आपने गुललई की ब्रो कोट और ये सब आ जाएंगे और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। मैं समझती हूँ जितनी आवाजें आई हैं और जो जितना शोर पड़ा है वो इस वजह से पड़ा है कि ये जजेस बोल पड़े हैं। तो मुझे जाहिर है कोई गंदे अंडे होते हैं बीच में, लेकिन बहुत से नहीं भी होते। ये सारी हलचल इसलिए है कि जजेस भी, उनका भी कुछ का वाकई ज़मीर जाग गया होगा, कुछ ने हवा बदलती देख ली होगी, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। और ब्रोकोट चलेगा नहीं, क्योंकि बार्स भी अब बहुत आंखें दिखा रहे हैं। कल ही कराची सिंध हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हमारे साथ बैठे हुए थे। इस कदर उन्होंने जबरदस्त गुफ्तगू की, बिल्कुल उन्होंने, ही डिड नॉट मिन्स एनी वर्ड्स, ही वाज वेरी क्लियर कि ये मतलब इस तरह की बात कि जिस तरह के आए हैं उनके ऊपर कमीशन बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सीरियस इल्जामात हैं वगैरह वगैरह। और आपने जो बात की एनी, उसमें सबसे मजे की बात ये, आपने कहा कि जस्टिस निसार अकेले नहीं थे, उनके साथ देखिए बेंच था। अब वो कोई एक केस नहीं था, ये पॉलिटिकल केसेस जितने भी थे 5 आदमी सुनते थे 17 के बेंच में से। बाकियों का आपने कभी नाम सुना? नाम ही नहीं आते बाकी जजेस के, सुप्रीम कोर्ट के। और उसमें सबसे मजे की बात यह है कि उसमें आज भी 1 या 2 सर्व कर रहे हैं, अभी रिटायर नहीं हुए। और ये 5 थे जी, साकिब निसार और अजमत सईद शेख, इनके ऊपर अभी मैं आती हूँ। इजाजुल एहसन जिन्होंने निगरानी की थी, मतलब टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पहले हुक्म दिया इस बेंच ने नैपको कि तुम इंक्वायरी खोलो। नैपको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट इदारा। ये सारे मुलविस थे। अच्छा, इजाजुल एहसन और जो उसकी निगरानी कर रहे थे। अच्छा, और जो जस्टिस गुलजार हैं, जो आज चीफ जस्टिस हैं, ये भी उसी बेंच में होते थे। और आसिफ सईद खोसा, ये 5 लोगों ने सारे पॉलिटिकल केसेस, इमरान को अगर सादिक अमीन कहना है वो भी इन्होंने करना है, उसकी अगर जो है जमीन बनी गाला को रेगुलराइज करना है वो भी इन्होंने किया। ठीक है। और ये जो अजमत सईद शेख हैं, आप ये देखें कि ब्रॉडशीट होता है 60-65 बिलियन पाउंड पाकिस्तान को देना पड़ता है। किसकी वजह से? नैब की वजह से। नैब किसने बनाया था? जर्नैल ने बनाया था। उसके अंदर भर्ती कौन थे? जर्नैल और जज थे। और उस वक्त ये साहब उसमें इन्वॉल्व थे। ब्रॉडशीट के टाइम पे अजमत सईद शेख नैब में होते थे। और जब ब्रॉडशीट के स्कैंडल की इंक्वायरी बनाई, कमीशन बनाया, 1 मैन कमीशन, कौन? अजमत सईद शेख। तो हम यहाँ इंडिपेंडेंट देखिए ना, हामिद मीर कहते हैं, दुनिया कहती है कि जी सुओ मोटो नोटिस लें चीफ जस्टिस। भाई क्या सुओ मोटो लें? उन्होंने तो सुओ मोटो कल आसमा जहांगीर की उसमें ले लिया था, और वहां पे क्या क्या कलमात नहीं अदा किए थे। हुआ ये था कि अली अहमद कुर्द ने स्पीच की। अली अहमद कुर्द ने कहा कि ये जो जुडिशरी जिस तरीके से इस्तेमाल हुई है और जर्नैल जो कर रहे हैं ये नहीं चलेगा, ये होगा, प्रेशर है जजेस के ऊपर, जजेस फैसले प्रेशर पे देते हैं। अली अहमद कुर्द ने सारी कॉन्फ्रेंस में, जो सब दुनिया कह रही है कि मेला लूट लिया। अच्छा, अब आ गए रोस्ट्रम पे गुलजार साहब, सिटिंग चीफ जस्टिस, और वहां पे उनकी देखनी चाहिए थी, वो कि मैं अपने आप को बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं कहती, उनकी जबान उनकी बॉडी का साथ नहीं दे रही थी, और वो एक पॉइंट पे चीखना शुरू हो गए, कौन है, कौन कहता है, मत इंतशार फैलाएं, मत लोगों में ये पैदा करें, हम कोई फैसला जबरदस्ती नहीं लेते, हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेते, बताएं मुझे कौन सा फैसला हुआ है अंडर डिक्टेशन।
भाई ये बैठेंगे, ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि साकिब निसार ने क्या किया और क्या नहीं किया, ये तो उनके साथ थे और ये ब्रो तो कोड मानने को नहीं तैयार। वाली बात कि ब्रो कोड इस्तेमाल क्या? करने से बेहतर, गुलालाई ने एक बड़ा अच्छा एक टर्म यूज की कि ब्रो कोड, है ना, तो सारे जो हाँ, ब्रो कोड मतलब वो लेकिन मैंने गुलाले की बात पे सिर्फ ये कहा था कि कोर्ट के देखें जो लोग तो मुलविस रहे हैं वो तो जाहिर है प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक, करेंगे, बिल्कुल। लेकिन देखिए ना, देयर इज अ मैसिव अमाउंट ऑफ पीपल इन द जुडिशरी। तो और हाँ, एक बात और, जुडिशरी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो नहीं है, इवन नैब के कोर्ट्स हैं, इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, तो ये सारे के सारे तो मुलविस नहीं थे ना। लेकिन अब आप ये देखें जो लीक अहमद नूरानी वाला है जिसमें साकिब निसार मुबैना तौर पे कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को सजा देनी है और गो के नहीं बनती पर देनी है क्योंकि उन्होंने कहा इमरान खान को लाना है। ओ भाई टेप किसने की? ये भी तो एक और जज ने टेप की ना और लीक कर दी, ठीक है। तो ये मैं यहाँ जुडिशरी पर के एक बात हाँ, का ऐड करना हाँ, चाह रही थी क्योंकि बात अभी आगे जा रही है। तो यहाँ जो गुलजार साहब ने तकरीर की और कहा कि अदलिया को या इदारों को बदनाम किया जा रहा है और इदारों को बदनाम मत करें, तो मैं समझती हूँ कि किसी भी जमहूरी मुल्क में लोग जुडिशरी के ऊपर भी एतराज़ात करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी यहाँ अमेरिका में कुछ दिन पहले एक फैसला आया कि एक गोरे लड़के ने कुछ लोगों को कत्ल किया था कहीं पर, तो उस पर जो अदालत का फैसला आया हर जगह पर तनकीद हो रही है। लोग जूरी के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं, लोग जज के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं कि जी ये तो वाइट सुप्रीमेसी इन्होंने और मजबूत कर दी है वाइट सुप्रीमेसी को। तो दलिया के ऊपर तनकीद करने से जुडिशरी कमजोर नहीं हो जाती। जुडिशरी कमजोर तब होती है जब जुडिशरी ऐसे फैसले देती है जिससे लोगों को ये महसूस होता है कि इंसाफ नहीं हो रहा। जब लोग देखते हैं ना, आवाम देखती है, सिर्फ ये नहीं कि एक खास सियासी पार्टी का लीडर को लग रहा है कि जी इंसाफ नहीं हो रहा, आवाम को नजर आता है। और जब आवाम देखती है और जब आपको वो अब रिस्टोर करनी है अपनी इज्जत, तो आप इस तरह की तकरीरों से अपनी इज्जत नहीं रिस्टोर कर सकते। अब आपको कमीशन बिठाने होंगे और आपको अब प्रूव करना होगा, आपको अब सबूत देना होगा, क्योंकि अवाम ने ये जो वीडियो है ये किसी सियासी पार्टी ने नहीं लीक की है, ये एक सहाफी ने लीक की है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सिविल सोसाइटी की तरफ से एक लीक आया है। तो अगर सिविल सोसाइटी की तरफ से आया है तो अब आपको जाकर प्रूफ देना होगा, क्योंकि अवाम ने आपको सबूत दे दिया है आपके ऊपर कि किस तरह से आप मैनिपुलेट होते हैं। आपको अब जाकर कमीशन बिठाने होंगे और आपको अपने जो पिछले फैसले हैं उनको भी ठीक करना होगा और आपको अपने आगे आने वाले फैसलों से बताना होगा, तकरीरों से नहीं। आप अपने फैसलों से बताएं कि आप आजाद हैं। लोगों के बयानियां आपकी तकरीरों से नहीं बदल सकते। गुलाली इस पे एक छोटी सी बात करती हूँ और फिर मैं एनी की तरफ आ जाती हूँ। एनी, अनलेस यू वांट टू से समथिंग फर्स्ट। नहीं, आप प्लीज। अच्छा, देखिए बात यह है कि गुलाली जो आपने बात की ना उससे मुझे ख्याल ये आ रहा है कि ये नहीं कि क्रिटिसिज्म दूसरे जमहूरी मुल्कों में भी होता है, वो तो जाहिर है होता है। ये जो कर रहे हैं ना कि बदनामी, ये बेसिकली अटेम्प्ट टू साइलेंस, ठीक है, कि हमारे जुर्म पे बात ना की जाए। भाई आपके ऊपर अगर इतना बड़ा इल्जाम है और वो इल्जामात दूसरे जजेस लगा रहे हैं, गो के मैं भी उठ के लगा दूं तो आपको आप जवाब दे हैं, कोई क्लर्क उठा के लगा दे आप जवाब दे हैं, लेकिन ये एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे जज ने आपके ऊपर इल्जाम लगाए। शौकत सिद्दीकी को मत भूलिएगा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट, उन्होंने कितना पहले बता दिया था कि फैज हमीद मेरे पास आया था और उसने कहा कि ये आप किस तरह का फैसला देंगे, और मैंने कहा इंसाफ का फैसला। तो उसने कहा कि अगर आप वो करेंगे तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। आप नवाज शरीफ यार, और उन्होंने हल्फिया अब इसको जुडिशल काउंसिल में दाखिल कर दिया। उसी स्टेटमेंट को मरियम नवाज ने अपनी अपील के अंदर दाखिल कर दिया। मेरा ख्याल है ये शमीम वाला। अच्छा, बात में ये कह रही थी कि ये चाहते हैं कि हम लोग इन्होंने कि हम क्या कहते हैं उसको, कौन सी गाय, मुकद्दस, हम मुकद्दस गाय हैं, ठीक है, जर्नैल, फौजी और जज, हमारे ऊपर बात ना की जाए, क्योंकि हमारे ऊपर अगर बात होगी तो वो मुल्क की बदनामी है। भाई आप मुल्क नहीं है, 22 करोड़ हम है मुल्क, ठीक है, बात होगी और हम करेंगे। अच्छा, एक बात और, ये जो आप कह रही है ना कि आपको पिछले फैसले ठीक करने होंगे, अगले करके दिखाने होंगे, ये होगा, मेरा ख्याल है होगा ये। देखिए गुलाली, जिन लोगों ने जराइम किए ना वो मुजरिम लोग हैं,
ठीक, अपना एहतसाब नहीं होने दे रहे। अगर आप पे इल्जाम लग रहा है आप कोर्ट नहीं जा रहे, साकिब निसार क्या कह रहे हैं, ये इसकी कोई लाइफ साइकिल नहीं होती, मैं क्यों कोर्ट में जाऊं, इतना बड़ा आपके ऊपर लगा है, आगे से ये कह के कि मैं क्यों कोर्ट में जाऊं। अच्छा, यानी प्राइम मिनिस्टर जा सकते हैं, सारी दुनिया जा सकती है कोर्ट, आप क्या हैं, आप क्यों नहीं जाएंगे कोर्ट, आप क्यों नहीं जवाब दे। बात यह जो कुत्ते की दुम होती है ना वो टेढ़ी रहती है। तो गुललई जो मुजरिम है इनमें से, उनसे मत एक्सपेक्ट करना कि ये सीधे हो जाएंगे और ये अपने फैसले सही करेंगे। होगा ये कि अगर अवाम अगर देखे ना, अभी सिस्टम इस तरह का हाइब्रिड बैठा हुआ है कि इनको सजा नहीं हो सकती, पर कब तक चलेगा। जब अगला सिस्टम आएगा इनको इबरतनाक सजाएं होंगी, उस डर से आगे आने वाले जो मुजरिम हैं वो डरेंगे। यहाँ मैं आपसे एग्री करती हूँ कि जैसे वीडियो की बात है मिसाल के तौर पर, तो इससे पहले किसी चीफ जस्ट किसी एक जज की वीडियो आई थी, शायद अरशद मलिक साहब थे, अरशद नाम था उनका, वो उनकी वीडियो आई, तो उसके बाद अदालत ने क्या फैसला दिया कि ओ नहीं भाई, आप अगर अदालत में वीडियो देंगे तो उसका फला फला क्राइटेरिया होगा, और ये अगर वीडियो इस क्राइटेरिया पर नहीं उतरती, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्राइटेरिया बनाकर, तो आपकी वो वीडियो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो क्योंकि पता तो होता है इनको कि हमारी वीडियोस बनती हैं, हमारी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, और हम आपस में भी एक दूसरे की करते हैं, और जो हमें ऊपर से प्रेशराइज करते हैं वो भी हमारी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो उन्होंने अपने लिए बिल्ट इन मैकेनिज्म भी पहले से बना लिए थे कि जब आने वाले वक्त में हमारी वीडियोस रिलीज की जाएगी तो हम अदालत को पहले से ही वीडियो प्रूफ बना देंगे कि वो उन वीडियोस उसकी ये वजह बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसकी मेन वजह मुझे ऐसा लगता है कि वो जो क्राइटेरिया बनाया था वो इसलिए कि वो पर्टिकुलर वीडियो जो है वो एडमिसिबल ना हो सके, क्योंकि वो अगर एडमिसिबल हो गई तो केस खत्म हो जाएगा। और उनको ये कहकर फारिग कर दिया, आपको पता है ना, बाद में उससे उसने रिट्रैक्शन भी की थी, राइट, उसी जज ने। तो इन्होंने जज को तो ये कहकर फारिग कर दिया कि तुमने एक तरफ रिट्रैक्ट किया, एक तरफ वो किया, तो तुम्हारा तो कॉन्डक्ट खराब है। और जो सजा है वो कायम की कायम, उसको तफ्तीश ही नहीं की। भाई मेन बात ये है कि जो वो कह रहा था गो के वो अब रिट्रैक्ट कर गया है। बहुत से गवाहान प्रेशर में आके रिट्रैक्ट करते हैं, ये तो हिस्ट्री में लिखा है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है कि गवाहान सामने आते हैं, कोई बात करते हैं, फिर उन पे दबाव पड़ता है, फिर उनको फर्दर ब्लैकमेल या डराया धमकाया जाए, वो रिट्रैक्ट कर लेते हैं। आपका काम एज जुडिशरी है कि उसकी जो इनिशियल एलिगेशंस हैं, go into the truth of that, because there are so many other circumstantial evidences which point to that. अब आप मुझे ये बताएं कि 4 जज ये कहते हैं, ये जो 5 का टोला मैंने आपको बताया, ये टोला और इमरान और उसके हवारी और भोंपू हैं, 2-4 जो उसने भोंपू रखे हुए, ये 5, 6, 7, 8 आदमी एक बात करते हैं और सारा पाकिस्तान कहता है कि ये झूठे केसेस थे, झूठी सजाएं थी। अब ऐसे ही तो नहीं कहते ना, हम लोगों ने मतलब पाकिस्तान का आवाम बंदा जो है, रेडी वाला, पेट्रोल पंप वाला, ये बैठ के रात को सारे शोज देखते हैं, ये सारे टिकट पढ़ते हैं, ये सारे अब्दुल कयूम सिद्दीकी का वीलॉग देखते हैं, ये मतीउल्लाह जान का देखते हैं। इनको हर प्रोसीडिंग की अब यानी पाकिस्तान वो अवाम बन गई है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन तकरीबन आधी रट गई है। सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही? ये दुनिया में कहीं होता है कि एनी किसी और फील्ड की है, गुल किसी और फील्ड की है, गुललई किसी और फील्ड की है, जीशान कहीं का है, नुमान कहीं का है, ये हम डिफरेंट लोग हैं, लेकिन वी आर साइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। हम लोगों ने तो हमारे मुल्क में सारी सियासत जो है वो इसके इर्द गिर्द घूम रही है, सारी जिंदगी इसके इर्द गिर्द घूम रही है। बच्चा जो है अब उसको पता है कि व्हाट इज लीगल, व्हाट इज नॉट लीगल। अब कल देखें, आप और मैं ही बात कर रहे थे कि जॉइंट सेशन में बिल अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पर आपको जाने से पहले जॉइंट सेशन में जाने से पहले मेरा एनी से एक सवाल है कि काट ले, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जॉइंट सेशन के ऊपर कुछ जानते हैं, दैट्स द रीजन। जी हाँ, एनी से मेरा ये सवाल है कि हमने इसके ऊपर तो बात कर ली, यानी कि इसका फायदा क्या मरियम नवाज को होगा, और कहीं वो तो शेरवानी नहीं सिलवाने लग गई अपने लिए, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि नुकसान किसको होगा, इसका नुकसान किसको हो रहा है सबसे ज्यादा। देखिए, नुकसान तो गुल ने भी बड़े अच्छे से कहा कि नुकसान तो अवाम का हो रहा है, जिन्होंने 3 साल से भुगत रहे हैं
ابھی میں پاکستان میں کچھ ہفتے گزار کے آئی ہوں، اور آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک جو ایک سینٹیمنٹ تھا، لوگوں کو تھوڑا سا دھوکہ لگ رہا تھا پنجاب کے اندر اسپیسیفکلی کہ بھئی شاید کوئی تبدیلی آ جائے. تبدیلی کس چیز کی آئے کہ شاید ہمیں بجلی سستی ہو جائے، گرمیوں میں گیس، سردیوں میں گیس ملنا شروع ہو جائے، اور آٹا سستا ہو جائے، پیٹرول سستا ہو جائے. تو یہ جو بیسک جو نیڈس ہیں نا وہ ایک دم سے اتنی بڑھ گئی ہے. مہنگائی ایک بہت بڑا ہمارا مسئلہ بن چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ حکومتیں گرتی بھی ہیں اور حکومتیں بنائی بھی جاتی ہیں اس چیز کے اوپر. تو ایک بڑا اینٹی پی ایم ایل این، اس کو میں کنیکٹ کروں گی کہ فائدہ کس کا ہوگا. انہوں نے جو اپنی پرفارمنس نہ کر کے اس نااہل حکومت نے، جس کو یہ لے کر آیا ٹولہ یا جو کوئی اور بھی لے کر آیا، جنہوں نے ووٹ ڈالے، جنہوں نے نہیں ڈالے، جن کے جن کے منتخب لوگوں کو انہوں نے الیکشنز میں صادق و امین کے نام پر الیکشن نہیں لڑنے دیے، وہ سب اس وقت اتنے بدظن ہیں اس حکومت سے، اور آلسو اس ٹولے سے بھی جو اس کو لے کر آیا، جنہوں نے ایک نیریٹو بنایا کہ بھئی یہ ان سے بہتر تو صادق امین کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو فائدہ اگر یہاں پر کچھ ہوگا تو عوام، نقصان بھی عوام کا ہی ہو رہا ہے، تو فائدہ بھی عوام کا ہی ہوگا. وہ عوام ہی اچھا ہیں مجھے جن یہ کے لیے بہتری آئے گی. اور مریم، اچھا میں اس میں نا بڑی پرو تھوڑی سی مریم ہوں. میں چاہتی ہوں کہ اگلا جو الیکشن آئے اگلے سال، اس میں نا میں چاہتی ہوں کہ ایک جو پنجاب سے ایک خاتون لیڈر ہیں مریم، جن کو نااہل قرار دے کے انہوں نے الیکشن لڑنے نہیں دیا، تو ان کا فائدہ میں چاہتی ہوں کہ ہو. یہ میری پرسنل اچھا بڑی لیکن مجھے یہ یہاں پہ بتائیں جی میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں. آپ نے جو ان سے سوال کیا تھا نا کہ فائدہ اگر مریم کو ہے یا نہیں ہے، تو نقصان کس کا ہے. ان سکینڈلز کا میں سمجھتی ہوں کہ نقصان جو ہے عمران خان کو بھی ہے، اس کی پارٹی کو بھی ہے، جوڈیشری کو ہے، اور سب سے زیادہ قمر جاوید باجوہ کو ہے. کیونکہ وہ جو قمر جاوید باجوہ اور فوج ان جنرل جو جرنیلی طبقہ ہے، کیونکہ فوج کے خلاف بہت زیادہ عوام بدظن ہے. عوام فوج کو مجرم سمجھتی ہے، اور ججوں اور جرنیلوں کے گٹھ جوڑ کو مجرم سمجھتی ہے. اور یہ باتیں جب جس طریقے سے نکل کر آ رہی ہیں، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ آج کے یہ جو 3-4 سکینڈل ہیں، بات یہ ہے کہ things have led up to these scandals coming out. جو لیڈ اپ ہے نا، وہ لیڈ اپ وہی ہے کہ عوام کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے ووٹ چوری کی ہے، عوام کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے چینی آٹے اور پیٹرول چوروں کو حفاظت دی، اور مل بیٹھ کر انہوں نے چوریاں کی. عاصم سلیم باجوہ جا کے مطلب وہ اتنے بزنسز کروڑوں کے بناتا ہے، اور 100 سے زائد اس کے وہ فرینچائزز پیزے والے، پھر بیوی کی جائیدادیں، پھر کمرشل بلڈنگز، مالز. اچھا، اور یہ ڈاکیومنٹری پروف کے ساتھ احمد نورانی سامنے لے کر آتا ہے، لیکن وہ ٹی وی پہ آتا ہے، ایک بیپر دیتا ہے، عمران کہتا ہے میں مطمئن ہوں. اب یہ جو ان کا گٹھ جوڑ ہے عمران کے ٹولے کا، ججوں کا اور جرنیلوں کا، یہ دیکھیں بلڈ اپ ہوتا رہا ہے، اور اس بلڈ اپ کی وجہ سے ہوا چینج ہوئی ہے. اس بلڈ اپ کی وجہ سے آج وہ ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں جو سب کے پاس پہلے سے تھیں. تو نقصان اس طبقے کا. اچھا ٹھیک ہے. اب میرا اگلا سوال ہے، کیونکہ گل آپ جو بہت عوامی مسائل کی بات آپ کر رہی ہیں، اور اکثر جب اس لیول کے اوپر بات کی جاتی ہے، جیسے جب ویڈیو لیک ہو گئی یا فیصلہ ایک سیاسی پارٹی کے خلاف مینیپولیٹڈ فیصلہ آیا تھا، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نئی ہوا بدلی ہے، کیا جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جیسے چلے اگر جن کو نقصان کی تو ہم نے بات کر لی، لیکن جن سیاسی پارٹیوں کو اس سے کچھ فائدہ مل سکتا ہے، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے، اینی اور گل دونوں سے میرا سوال ہے، کہ ہماری یہ سیاسی پارٹیاں ان مسائل کو، جو عوامی مسائل جن کی طرف گل نے بھی اشارہ کیا ہے کہ مہنگائی ہے، دوائی نہیں مل رہی، ہیلتھ کیئر جو ہے وہ انیکسیسیبل ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کے پاس گھروں میں کھانا، بجلی کے بل کے پیسے نہیں، کھانے پکانے کے پیسے نہیں ہیں، تو کیا ہماری سیاسی پارٹیاں جو میکرو لیول کے مسائل ہیں، کیا اس کو عوامی مائکرو لیول کے مسائل سے کنیکٹ کر پائیں گی؟ کیا وہ عوام کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھ پائیں گی؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت اگر سیاسی پارٹیاں نکلتی ہیں اور وہ کہتی ہیں ووٹ کو عزت، تو مجھے لگتا ہے لوگ اس وقت جو معاشی حالات ہیں اتنے برے ہیں کہ لوگ کہیں گے ووٹ کو تو ٹھیک ہے عزت دو، لیکن پہلے میں کھانا دو. تو کیا وہ کنیکٹ کر پائیں گے ان چیزوں کے ساتھ؟
आई थिंक ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया और मुझे लगता है लोग कनेक्ट कर पाएंगे, क्यों नहीं। अब 5 साल तक एक मतलब ऐसा सियासी पार्टियां कनेक्ट कर पाएंगी। सियासी पार्टियां भी करेंगी ना। देखें, एक सियासी पार्टी है हमारे पास पंजाब में, आई कम फ्रॉम पंजाब, मेरा वोट वहां पर है, तो मैं उस पार्टी की वोटर तो नहीं हूँ, ना ही सपोर्टर हूँ, लेकिन अगर आप बड़ा उसको साइड पे भी होके रखें, 5 साल परफॉर्मेंस तो दिखाई उन्होंने ना, कि उनके मतलब जो मुखालिफिन भी इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि जैसे भी था डॉलर एक जगह पर अटका तो हुआ था ना, 100 पे तो था। अब आज पाकिस्तान जाएं, जो बाहर से लोग जाते हैं उनको तो शायद अच्छा लगता हो, लेकिन मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी जब मैं पैसे चेंज करा रही थी और वो 178 180 पे रेट मिल रहा था, कि यार कितनी शर्म की बात है। और उसका मतलब ये कि हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर महंगी हो गई है, कि आपको जो अंडा एक जिसकी प्राइस थी वो कहाँ से कहाँ चले गई है। आप इस तरह उसको देखें कि उन लोगों ने तो परफॉर्म किया हुआ है, दैट्स वाई उनके लिए एक जो सियासी पार्टी वोट को इज्जत दे के नारे के अलावा वो महंगाई के ऊपर भी फिर से कैंपेन कर सकते हैं बहुत इजीली। और लोग जो आम, मैंने उन लोगों से भी मैंने देखा कि जिन लोगों ने बड़ा एक चेंज, आई थिंक मैं क्यों कहती हूँ कि इसमें अवाम का फायदा है नुकसान दोनों तरह है, क्योंकि वो अवाम, मैं उन अवाम की बात कर रही हूँ जो कि एपॉलिटिकल थे, जो कि गैर सियासी थे, जिसको हमने देखा कि एकदम से इनके झांसे में आए, और या फिर वो भी जो पिछले 20 साल से वो बच्चे जिन्होंने इमरान खान को ब्रिक बाय ब्रिक एक एक ईंट 10-10 रुपए की अपनी पॉकेट मनी से लेके चंदे के लिए दी थी, और उन्होंने देखा कि कैसे उसका जवाल देखा हमने इन 3 सालों में। ठीक है, आपने मॉरली एक नेशन को इतना बुरा कर दिया है। आई थिंक वी ऑल हैव पीटीएसडी एज अ नेशन, कि आपने एक मतलब जो एक बंदा या एक पूरी एक आपने एक मिशन चलाया था कि आप चंदे का काम करते हैं, आपने ऐसे अपने मुल्क को भी वैसे चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको कोई गवर्नेंस का अलिफ बे ही नहीं पता। तो आई थिंक सियासी पार्टियां इस वक्त, अगर मेरी तो अभी तक आई एम वेरी होपफुल एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक, मुझे लगता है कि सियासी पार्टियां कारकर्दगी की बुनियाद पे अगले इलेक्शन जो कि हवाले से लग रहा है कि शायद अगले साल आते हैं या जब भी आते हैं, उनको समझ आ रही है कि आम आदमी भी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, जैसे गुल ने कहा, उसके अलावा लोग बड़ा ओपनली, मैंने कभी ऐसे नहीं देखा था। मैं फैसलाबाद शहर में गई और मेरे खानदान के लोग भी जो बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक है या और भी लोग हैं, उनको मैंने कभी नहीं देखा था ओपनली फौज के बारे में बात करते हुए या अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा क्लैरिटी ऑफ थॉट इन द लास्ट 3 years। आई थिंक ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि इन्होंने ना लोगों को मतलब पूरा जो फौज और अदलिया के ऊपर इतनी एजुकेशन दे दी है 3 साल में। गुल, आप क्या कहती हैं कि सियासी पार्टियां उसको अवामी मसाइल से जोड़ पाएंगी? मेरा ख्याल है सियासी पार्टियों के लिए ये जुड़ा पड़ा है, टू बी ऑनेस्ट। इसीलिए सियासी पार्टी सियासी होती है, वो अवाम के साथ जुड़ी होती है और अवाम के इश्यूज ही रिजॉल्व करने के लिए वो इन पावर आती है। और अवाम के इश्यूज आपने देखा, पीपल पार्टी ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज रिजॉल्व किए, 18वीं तरमीम लेकर आए। फिर अवाम के हक के लिए, अवाम की हुक्मरानी और या बालादस्ती के लिए फेरी लुगर बिल में आया था, तो फौज को बीच में से, फिर इस तरह जो नून लीग है उसने इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत अच्छा डिलीवर किया था। वो जुड़े हुए, उनकी आप फिक्र ना करें। मेरे लिए सवाल थोड़ा सा फर्क है। बात यह है कि इन्होंने इतना ज्यादा हालात को खराब कर दिए हैं, जुड़े हुए तो वो हैं अवाम के इश्यूज के साथ, क्या वो इसको फिक्स कर सकेंगे? रुपया जहां पहुंच गया है, कर्जे जहां पहुंच गए हैं, इन्फ्लेशन जहां पहुंची हुई है, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट्स लॉक इन नहीं जो आपको करने चाहिए थे किए, आपको जो बुनियादी काम मुल्क में, मेरा सवाल ये कि क्या वो कुछ कर सकेंगे और कितनी देर उनको लगेगी हालात को बेहतर करने में? उससे भी बड़ा सवाल ये है, उससे भी बड़ा सवाल ये है, अभी तो हमें पता नहीं कि वो आएंगे नहीं आएंगे ताकत में, कब आएंगे, अगले इलेक्शन में कितनी रिगिंग होगी, इलेक्शन होगा कब, कुछ नहीं। देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी टू बी ऑनेस्ट, एंड आई एम नॉट विलिंग टू सिट एंड प्रेडिक्ट एनीथिंग, एंड आई विल टेल यू व्हाई। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि फर्ज कीजिए जब भी आते हैं, आ जाते हैं अवाम के नुमाइंदे आते हैं, क्या उनको काम करने दिया जाएगा? एक उनकी देखे ना, एक आप उनकी विल पे सवाल उठा रहे हैं, फिर आप उनकी एबिलिटी पे हम सवाल उठा रहे हैं कि एबल हैं कि नहीं, फिर कितनी देर में कर, और जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये फौज करती क्या है? जब पतलून छोड़ के भागती है और जब भागना पड़ता है तो
आते हैं सिविलियन, और ये जिस दिन आते हैं उस दिन से साजिश शुरू कर देते हैं, डरने शुरू कर देते हैं। कभी मौलवियों को लाके बिठा देते हैं, कभी वो कादरी आ जाता है, कादरी वो कजन इमरान खान का, कभी ये क्या था वो जो मर गया, जो भी था तहरीक लबैक वाला, वो कर देते हैं। फिर ये पनामा ले आते हैं, मतलब 450 आदमियों का नाम, और इन्होंने सिर्फ एक आदमी के ऊपर केस किया और उसकी बेटी के ऊपर, और उसको हुकूमत गिराई। मेरे लिए सवाल ये है कि ये क्या काम करने दिया जाएगा, या पाकिस्तान के अब मजीद टुकड़े होने हैं? मुझे बहुत तशवीश है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो हम हवा कर रहे हैं, हवा तो है, पर वो इतनी है बस कि इनका आपस का जो सफा था वो लीरों लीर है, ठीक, लेकिन जो लाने वाले थे वो अभी भी तैयार नहीं है कि यहाँ फेयर फ्री इलेक्शन हो जाए जनाब। तो इसी के ऊपर हम चलेंगे कि ये तैयार नहीं है कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो जाए। तो इससे ज़रा आगे चलते हैं और ये बताएं कि जो जॉइंट सेशन में दर्जनों बिल पास कर दिए गए हैं एक साथ, तो मुझे तो ये बड़ा एक गैर जमहूरी अमल लगा। और वही जो इलेक्शन की बात हो रही थी सियासी पार्टियों से, पोजीशन से, तो यही सुनने में आ रहा था कि वो नहीं करने देंगे जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल है, क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सबका बड़ा कंसर्न ये था कि जो इलेक्शन रिगिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जाहिर बात है इलेक्शन मैनिपुलेशन ही से हो जाएगी। लेकिन फिर हमने देखा कि एक मतलब बहुत उसे क्या कहते हैं, एक जो नॉर्म्स होते हैं जमहूरी, और जो जमहूरी नॉर्म्स होते हैं कि आप अपोजिशन को भी मौका देते हैं कि जब कोई बिल आता है वो भी उसके ऊपर अपनी राय दे, और प्रॉपर बैक एंड फोर्थ जाता है कमेटी के पास, रिविजन्स होती हैं और एक कॉन्सेंसस के साथ फिर आगे जाके कानून साजी होती है। तो ये कौन सा तरीका है इस मुल्क में कि जॉइंट सेशन बिठाकर आप दर्जनों कवानीन एक साथ पास करा देंगे? क्या मुझे तो इस पे गुल का कल बड़ा अच्छा एक शो था। मेरे ख्याल में इसको एक सवाल बड़ा बनता है, और शायद गुल ज्यादा जानती हूँ, क्या ये आईनी भी है? मुझे एक मिनट के लिए आप लोग बात करें, मुझे एक मिनट के लिए एक्सक्यूज कीजिए जी। तो ये कल गुल ने किया था। आई थिंक गुल शुड कम बैक एंड टेक दैट क्वेश्चन। मुझे तो ये चीजें गैर जमहूरी के अलावा गैर आईनी भी लग रही हैं somehow in my like the theory I have read, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये तो आयन के आई थिंक कोई मतलब फ्लॉट सा लग रहा है ना प्रोसेस, वरना फिर दो आपको बेंच बिठा, मतलब आपके पास लोअर हाउस भी है अपर हाउस भी है, तो उसको बिठाने की क्या जरूरत है? इतनी जो तनख्वाहें ले रहे हैं जो उनको भी फिर घर भेजते हैं आप मतलब उन्होंने कुछ करना ही नहीं है। और आप देखें अगस्त के बाद से सेशंस ही नहीं होने दे रहे ये लोग असेंबली के, ठीक है? आप मतलब सेशंस करें असेंबली के, लोगों से डिस्कशन करवाएं उसके ऊपर, आप बड़े बड़े टॉपिक्स पे बात ही नहीं करें, और आप एक दिन आते हैं और आप दर्जनों पास कर देते हैं। आई थिंक दिस इज इसको तो यानी मुझे तो पाकिस्तान के पार्लियामेंट का हाल देखकर लगता है, और खासकर जो 34 कवानीन एक साथ पास किए, कि पाकिस्तान में हर शायद आईनी कदम जमहूरी कदम नहीं होता, क्योंकि अगर ये आईनी भी है लेकिन ये है बहुत गैर जमहूरी कि आप अपोजिशन को बिल्कुल ही बीच से निकाल दे कानून साजी करते हुए, और अपोजिशन को क्या अपने लोगों को भी बहस का मौका ही ना दे। यार देखें, मैं अगर इस पे कहूँ, बेसिकली जो मोटी बात है कि ये एक मार्शल लॉ प्लस चल रहा है, ठीक है? असेंबलियां मफलूज हैं, मफलूज असेंबलियों को चलने नहीं दिया जा रहा। प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं आते, और ऑपोजिशन का लीडर स्पीच करे तो नारेबाजी होती है, कानून साजी नहीं हो रही, ये तो जबरदस्त हो रही है। आपको पता ही है कि ये जो कवानीन, ये देखें, ये आज पहली दफा तो नहीं हुआ ये कि असेंबली मफलूज थी, कोई कवानीन पास नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि आपने ऑपोजिशन के साथ बैठ के काम नहीं करना, क्योंकि आपने असेंबली की इज्जत नहीं करनी, आपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस की इज्जत नहीं करनी, आपने कमेटियों में चीजें नहीं भेजनी, आप कहते हैं माई वे और हाईवे। और उस वजह से पूरे 3 साल यहाँ पे ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस आता रहा, मुल्क ऑर्डिनेंस पे चल रहा है। अब ये हुआ कि क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकते, और ये बात बाय द वे आईनी, आपने इसको कहा, आईनी देखें, आइन की रूह होती है, और कल ही हमें कंफर्म किया, जो मेरा भी अपना ये ख्याल था कि आइन में एक तरीका किसी वजह से वजह है, राइट? तो उस तरीके को जब आपने फॉलो नहीं किया, आपने सीधा जॉइंट सेशन बुलाया और उसके अंदर पास कर दिए, ताकि ये रैम रॉडिंग कहलाती है, कि जिसमें आपने जमहूरी तरीका के पहले एक हाउस से पास होंगे, फिर दूसरे हाउस में जाएंगे,
वहां से अगर रिजेक्ट होंगे फिर दोबारा जॉइंट सेशन में आएंगे, वो सारे को नजरअंदाज किया गया. सो दिस इज बेसिकली अ डिक्टेटरशिप, राइट? असेंबलीज आर नॉट फंक्शनिंग. और तशवीश इस बात की है कि जो हाँ, और तशवीश इस बात की है, देखें ये तो टूटा हुआ निजाम है ना, टूटा हुआ है बिल्कुल. इट्स अ फार्स व्हाटएवर इज गोइंग ऑन. बाकी ये जो इमरान खान साहब समझ रहे हैं कि मैंने ये कर लिया और करवा लिया है, तो अब मैं रिगिंग से आऊंगा और मैं 2/3 मेजॉरिटी से आऊंगा, तो उसके लिए भी एक सरप्राइज इन स्टोर है कि अबू जान जो है वो उससे इतने तंग आए हैं अपनी औलाद से कि वो अगर इस्तेमाल हो भी, अमल उसका इस्तेमाल बड़ा मुश्किल है और प्रोग्राम लंबा हो जाएगा अगर हमने आज उसकी तफसील में गए तो. So it's unlikely that the next election will be via the EVMs, right? However, अगर हो भी जाए इस्तेमाल तो इन साहब को फायदा नहीं होगा. और हर बच्चा ये जानता है, क्योंकि लीरो लीर जिसको कहते हैं वो है सफा. हाँ, मतलब क्या आप कह रही हैं कि सफा फट चुका है इसलिए फायदा नहीं होगा, कि सफा मुकम्मल तौर पर नहीं, इमरान खान को फायदा नहीं होगा और किसी कठपुतली को हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी इट्स नॉट रेडी टू बी यूज्ड, इट्स नॉट इजी, इट रिक्वायर्स फंड्स एंड वो क्या कहते हैं ट्रायल्स एंड व्हाट नॉट वगैरह वगैरह. और कल सलाउद्दीन अहमद ने एक बहुत अच्छी बात की थी, क्योंकि मैंने उनसे सवाल पूछा था कि क्या इसकी नीड थी, तो उन्होंने कहा कि इसकी बिल्कुल नीड नहीं थी, क्योंकि हमारी आबादी और इंडिया की आबादी, उन्होंने इंडिया का एग्जाम्पल दिया था कि वहां 70-80 करोड़ लोग वोट करते हैं, हर एरिया की महीने बाद रिजल्ट आता है, तो उनके यहाँ एक नीड थी. हमारे यहाँ तो नीड ही नहीं है, हमारे यहाँ तो रात के 11-12 बजे काउंटिंग हो जाती है, किस्सा खत्म हो जाता है, एक तरीका वजह है बिल्कुल. हमारे यहाँ रिगिंग अगर होती है तो वो इसलिए नहीं होती कि हमारे यहाँ वोटिंग मैनुअल है, हमारे यहाँ इसलिए होती है कि जो लोग हमेशा से रिगिंग कराते हैं, जो किंग्स पार्टियां बनाते हैं, वो करते हैं. भाई वो अगर डब्बे ही और डब्बे, अब हमने देखा कि वो पूरे बंदे ही उठाकर ले गए डस्का के इलेक्शन में, पोलिंग एजेंट्स ले गए. तो जो लोग पोलिंग एजेंट्स ले जा सकते हैं वो क्या मशीन नहीं उठा के ले जा सकते? ये मशीन वाला जो मामला है, ये इसके ऊपर अलग होना चाहिए, अलग कर लेंगे इसके ऊपर. मेरे ख्याल में भी वाइंड अप करने की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारे शो का टाइम तकरीबन ख़त्म होने वाला है और बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर इस तशनगी रह गई है, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गया इसके ऊपर भी, और आगे जो सियासी पार्टियों का लाहे अमल है, मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी हमें और बात करने की ज़रूरत है. ख़ासकर जो आपने सवाल उठाए हैं बहुत अहम, क्या बात ये नहीं है कि क्या सियासी पार्टी अवामी मसाइल के साथ जुड़े हैं, बात ये है कि क्या उनको काम करने दिया जाएगा, और जो मुल्क जितना तबाह हो चुका है कितना वक्त लगेगा उसको रिकवर करने में. और जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये जो बुलडोजिंग हो रही है आईनी तरीक़ेकारों की, तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी आगे बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है. अच्छा, तो यहाँ पे हम ऑडियंस को खुदा हाफिज कहते हैं विद वन लास्ट कमेंट फ्रॉम मी. आपने कहा ना कि कितना वक्त लगेगा इसको दुरुस्त करने में, ये भी हम कबल अज़ वक्त सोच रहे हैं, क्योंकि अभी जो ऊपर बैठे हुए हैं काबिज लोग, अभी उनका प्लान ही नहीं है कि इसको सियासी पार्टियों को दिया जाए, नुमाइंदों को, अवाम के नुमाइंदों को, अभी उनका ये भी प्लान नहीं है. यानी हमें ये देखना है कि कब वो एक्चुअली होगा. अभी ये चाहते हैं कि ये इसी तरह निज़ाम चलाए रखें, बेशक इमरान खान को निकाल दें, कोई और शक्ल सामने कर दें, यानी अभी इनका दिल नहीं भरा इतनी तबाही करने के बाद पाकिस्तान की. अभी इन्होंने पाकिस्तान को मजीद खराब करना है, ये इनका प्लान है. तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे बड़ा मजा आया आज हम इतने अरसे के बाद बैठे हुए. आई होप कि हमारे ऑडियंस भी इतना ही एंजॉय करेंगे जितना हमने किया. थैंक यू वेरी मच. सी यू नेक्स्ट वीक. एक बात आपको कहते जाएं, वो ये कि नाम हमारा फ्राइडे फोकस ही रहेगा. इन स्पिरिट ये फ्राइडे ही होता है, लेकिन अब हम तीनों के टाइम जोन्स और हर चीज और कमिटमेंट्स इतनी चेंज हो गई हैं कि जरूरी नहीं है कि आप फ्राइडे फोकस हर जुमे को देखें, लेकिन वंस अ वीक आप जरूर देखेंगे और हम पहले ऐलान कर दिया करेंगे. देखने का बहुत बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज. बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज.